इंडोनेशिया में पाकिस्तानी धड़ाधड़ आ रहे हैं, बेशुमार आ रहे हैं, डेली बेस पे आ रहे हैं और जहाज़ों के जहाज़ आ रहे हैं, थोड़े भी नहीं आ रहे। सो इन सब लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है कि इंडोनेशिया में आके इंडोनेशिया का जो पासपोर्ट गेट इन करना है। ठीक है, पासपोर्ट क्यों लेना है कि इनके पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 75+ कंट्रीज़ जो है वो फ्री एंट्री है, कुछ फ्री एंट्री है, कुछ यूँ कह लें कि ऑन अराइवल है। सो यही एक रीज़न है कि पाकिस्तानी जो है वो हाथ धोकर इनके पासपोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि जो रूट मैप आप यूज़ करते हैं, जो आपकी बेस है, जो आपके रूट्स है, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं आपको करूँगा। मोस्टली जो 95% लोग हैं इंडोनेशिया में आने का सिर्फ एक ही रूट मैप यूज़ कर रहे हैं, वो है कि यहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टर के पास यहाँ का लेते हैं और उसको 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करते हैं, लीगल वे से यहाँ पे रहते हैं और आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टर के पास पे यहाँ पे स्टे करते हैं तो आप यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आज की इस वीडियो में ये सारा टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाएगा, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि आपकी जो कंपनी है वो कैसे फॉर्मेट होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपनी कैसे को है और इसके लिए कितने पैसे रिक्वायर होते हैं, कितना आपको पेड अप कैपिटल चाहिए होता है, यहाँ की ये विदाउट पैसों की हो जाती है, कहाँ से ये काम होता है, कौन लोग ये काम करते हैं, कानूनी हैसियत इसकी क्या है, सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं हूं अरसलान अहमद और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल और मैं इसको फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करूं। सो आज हम बात करेंगे कंपनी किसे कहते हैं। फ़र्ज़ करें मेरा दोस्त जो है इमिग्रेशन में जा रहा है और मुझे दूसरे कॉल की कॉल आ जाती है तो हम मोस्टली यही एक डायलॉग यूज़ करते हैं कि यार मैं अपने दोस्त को कंपनी देने जा रहा हूँ, यानी कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, उसको कंपनी दे रहा हूँ ताकि हम दोनों का दिल लगा रहे और हम स्मूथली वहाँ पे पहुँच जाएं। सो यही बात है कि कम्बिनेशन ऑफ पीपल्स को हम कंपनी कहते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को हम कंपनी कहते हैं। सो यही चीज़ है कि अगर आपने इंडोनेशिया के अंदर कंपनी बनानी है सो हमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। सो कंपनी फार्मेशन जब आप एजेंट के हवाले कर देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं तो वो आपकी कंपनी बनाता है। कंपनी के अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ड्राफ्ट में रिसीव होता है वो होता है डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आपका जो एजेंट है एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेगा और आपको कहेगा इसमें कोई आपने तरमीम करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो हमें बताएं तो हम इसको अप्रूव करवाते हैं। अब वो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, कुछ लोग इसको एक्टा नोटिस कहते हैं, कुछ लोग इसको डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यूँ कह लेंगे इंग्लिश में इसको डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसको कहते हैं एक्टा नोटिस। सो ये एक्टा नोटिस होता क्या है, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, ठीक है, या हम 2-3 लोग बैठे हुए हैं और हमने सोचा कि यार क्यों ना आज प्लान करें, कोई फ्यूचर के बारे में सोचें, कुछ ऐसा प्लान करें कि जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। सो हम सोचते हैं कि चलें कोई ना कोई बिज़नेस करते हैं। सो हम एक लॉन्ड्री के काम को करने का सोचते हैं, लेकिन लॉन्ड्री के लिए हमारे पास पैसे अनफ नहीं होते, मेरे पास अकेले के पास उतने पैसे नहीं हैं कि लॉन्ड्री के काम को मैं कर सकूँ। सो मेरा दोस्त कहता है कि यार तेरे पास कितने हैं, मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास 10,000 है, वो कहता है यार 10,000 तो मेरे पास भी है। फिर हम सोचते हैं कि यार अब जो तीसरा बंदा है उसके पास हमें तो 30,000 चाहिए, तो 10,000 कहाँ से लें, और तीसरा दोस्त कहता है कि चलें यार 10,000 मैं भी कर लेता हूँ, तो हम तीनों मिलकर जो है ना वो एक लॉन्ड्री का बिजनेस कर लेते हैं। सो बिजनेस से पहले एक जो हमने ये कमिटमेंट की है, एक जो शेयर्स किए हैं, ऑब्वियसली अगर 10,000 इसने लगाया, 10,000 उसने लगाया, 10,000 मैंने लगाया है, तो ये हमने शेयर्स डिवाइड किए हैं। 30,000 शेयर्स की वैल्यू थी कंपनी की और हमने उनको डिवाइड कर लिया। लॉन्ड्री के काम की जो शेयर्स थे वो थे, यूँ कह लें कि आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। शेयर्स किसको कहते हैं, एक कंपनी है या एक लॉन्ड्री का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, जब हम उसको हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उसके 3 हिस्से कर लें, 4 कर लें, या फर्ज कर लें हमने उसको 300 हिस्सा कर लिया, ठीक है, उन हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। सो वक्ती तौर पे मैं और मेरे दोस्त ने और तीसरे दोस्त ने, मेरा नाम अरसलान है, मेरा दोस्त जो है उसका नाम बदर है, तीसरा दोस्त फैसल है, यूँ कह लें आप, और चौथा बिलाल है, या कोई भी कर लें, जितने भी हम हैं मैं आपको नाम साहब आपने सिर्फ याद करना है। ठीक है, मैं बदर और फैसल ने हमने प्लान किया कि यार क्यों ना हम यहाँ पे कोई बिज़नेस करें। सो बिज़नेस के लिए जो है हमने एक लॉन्ड्री को चूज़ किया। ठीक है, हम लोग 3 थे इसलिए हमने इसके 3 शेयर्स में अपने जो लॉन्ड्री के बिज़नेस को उसको डिवाइड कर लिया। सो ये जो हमने डिवाइडेशन किया है, जो हमने पार्टीशन किया है, जो हमने कमिटमेंट किया है, जो हमने प्रॉफिट और लॉस की कमिटमेंट की है, ये सारी की सारी जो डिस्कस है इसको हम डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टा नोटिस। अगर आपकी कंपनी बनी हुई है, अपने डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएगा एक्टा नोटिस। एक्टा नोटिस के अंदर जो हम दोस्तों ने प्लानिंग की है, जो हमने एक दूसरे के लिए शर्तें मुकर्रर की है, पैसे देने लेने की, प्रॉफिट की और दूसरे तीसरे मामलात की, और जो हमने मेन चीज़ जो हमने शेयर्स डिवाइड किए हैं, 10,000 के शेयर्स इस बंदे के पास हैं, 10,000 के पास फैसल के पास हैं, 10,000 के मेरे पास हैं। ये जो कंपनी फॉर्मेशन हमने की है, जो कंपनी हमने प्लान की है, इसको हम कंपनी कहते हैं। इस प्लानिंग को हम कंपनी कहते हैं और कंपनी के अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कहते हैं डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो ये हमने
हमने एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट का जो कानूनी तौर पर इंग्लिश में नाम है वो है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और इंडोनेशियन में नाम है एक्ट्रा नोटरस। सो ये हो गया कि आपको समझ आ गई कि कंपनी के अंदर जो आपका पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है एक्ट्रा नोटरस। अगर आपने कंपनी बनानी है, पहला डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होगा एक्ट्रा नोटरस, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा होगा? अब ये जो एक्ट्रा नोटरस है, इसमें नोटरस यानी लायर की बात क्यों की गई है? आप घर में कंपनी बनाते हैं, ठीक है, या घर में आप एक प्लानिंग करते हैं, घर में आप किसी बिजनेस के बारे में पार्टनरशिप करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, आप पेपर पे तो नहीं लिख लेते, आप ओबियसली एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं, स्टाम्प पेपर के साथ जाते हैं। जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बाय सेलिंग करनी है, स्टाम्प पेपर वाले के पास जाते हैं ताकि इसको हम कानूनी शक्ल दें। अगर कोई बंदा फ्रॉडी लगाए, ठीक है, तो कल को हम उसको पकड़ सकें, उसके खिलाफ जो है कानूनी एक्शन ले सकें, इसलिए हम यहाँ की कानून को इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, सो आप ये एग्रीमेंट लेकर एक लायर के पास जाते हैं, जिसे नोटर्स कह रहे हैं या लायर कह रहे हैं, और जो वो लायर होता है इसको कानूनी शक्ल देता है। कानूनी शक्ल सिर्फ वो अभी यहाँ तक अपने तक दे रहा है कि एक वो आपको स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करेगा, ये जो आपको लाल पीली नीली स्टैंपें लगी होती हैं, ये सिर्फ डेट ऑफ नोटर्स के ऊपर या डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो आपको स्टैंपें लगी होती हैं, ये नोटर्स की खाली स्टैंपें होती हैं। ये भी आज मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो नोटर्स ने अपनी स्टैंप लगा दिया, आपने समझा हो यार ये तो क्या बात हो गई है, ठीक है। सो होता क्या है कि जिस लायर या जिस नोटरिस के पास आपका एग्रीमेंट गया, उसने आपकी बात सुनी, ठीक है, आपकी बातों को समझा, उसको एक कानूनी शक्ल दी, जो टेम्पलेट्स कानून यूज़ करते हैं उसमें उसको उनके अंदर उसने उसको कन्वर्ट किया और एक पेपर तैयार कर लिया, और साथ अपनी उसने गारंटी डाल ली कि मैं इस सारे मामले का गारंटर हूँ, और अपनी स्टैंप लगा दी ऊपर, और खुद इस मामले का गवाह बन गया। इसको कहते हैं हम डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये होता है कि आपने यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ कानून है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसको इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। वहाँ से अब ये जो आपका एग्रीमेंट है उसकी अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है, ताकि कानून भी जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट की आपको अप्रूवल दे सके कि हम भी सर आपकी इस इन्वेस्टमेंट से, आपकी इस एग्रीमेंट के साथ एग्री हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ गवर्नमेंट लेवल पर चाहिए होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि कहीं भी कोई इलीगल थिंग्स ना हो, ठीक है। सो वो आपके केस को रीड करने के बाद जो आपके एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता है आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि एग्रीमेंट जो आपने लिखा होता है ना डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसके अंदर आपने हर चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, मैंने ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, फलाना बिजनेस करना है। सो जो लॉ ऑफ मिनिस्ट्री के पास आपका केस जाता है, वो देखता है कि ये सारे हमारे रूल रेगुलेशन के ऊपर है, वो मैच करता है कि यहाँ पे कहीं पे कोई इलीगल थिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, काम ये लॉन्ड्री का कर रहे हैं और यहाँ पे आगे कोई बार्स ओपन करने की बात तो नहीं कर रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो देखता है और उसके बाद वो आपको अप्रूवल दे देता है, और वो उसका आपको एक इन्वेस्टमेंट का, एक कंपनी का जो है वो एक पेपर दे देता है, जिसको हम कहते हैं एक्टा एसके, ठीक है। इंग्लिश में मुझे नहीं याद अब इसको क्या कहते हैं, लेकिन इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसको एक्टा एसके कहते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये सारी वीडियोस में आपको पता चल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से वैल्यूएबल हैं, कंपनी के टोटल डॉक्यूमेंट्स होते कितने हैं, और इन ये डॉक्यूमेंट्स है क्या, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। सो दो डॉक्यूमेंट्स आपके बन के, पहला आपका एग्रीमेंट बना विद द हेल्प ऑफ लायर, और दूसरा जो है वो आपकी कंपनी बनी, ठीक है, यानी कि कंपनी जो आपका वो एग्रीमेंट है वो हमने अप्रूवल लिया मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो ये आपके दो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। अब तीसरा काम जो होता है ना वो भी आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में देखें हमने, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है SECP के नाम से, यहाँ पे PTPMA के नाम से है। सो पाकिस्तान में जो आपका डिपार्टमेंट है वो जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देता है तो वो साथ आपको एक पोर्टल इशू करता है, साथ एक पोर्टल देता है, जिसके अंदर पोर्टल क्या होता है, ये एक पोर्टल होता है जिसके अंदर आपने मुतल्लिका कंपनी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, रूल रेगुलेशन में जो भी चेंजिंग होती है वो आपको रिसीव होती रहती है। इवन अगर आपने कोई, यानी कि डिपार्टमेंट्स और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना वो ये पोर्टल होता है। इंडोनेशिया में इसको OSS कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसको SECP कहते हैं, ठीक है। सो ये एक पोर्टल होता है। अब तीसरा काम ये होता है कि आपकी इस पोर्टल की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होती है तो आप जिस बंदे से, जिस एजेंट से आप काम करवा रहे हैं उससे आपने OSS का लॉगिन पासवर्ड, और यानी कि लॉगिन भी लेना और उसका पासवर्ड भी लेना। लॉगिन में आपकी ईमेल होगी, आपका यूज़र नेम होगा, और पासवर्ड में जो उसने पासवर्ड लगाया होगा। ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट्स होगा। डॉक्यूमेंट्स दो आपके हो गए और तीसरी आपकी लॉगिन पासवर्ड, एक पोर्टल आपको मिल गया। अब इस पोर्टल के बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है लाइसेंस, ठीक है। अब ये जो लाइसेंस है ना ये आपका SECP पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो OSS है उसने आपको इशू करना होता है। सो चौथा डॉक्यूमेंट्स आ गया आपके पास, आपका लाइसेंस, इसको NIB कहते हैं। इंडोनेशिया के अंदर इसकी जो इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसको NIB कहते हैं। आप कहीं भी अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, फर्ज करें रजिस्टर नहीं, यानी कि आपने कोई यहाँ पे ई-कॉमर्स का बिजनेस ओपन करना है या कहीं भी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो ये लाइसेंस आपके लिए बहुत मैटर करता है। इसको हम NIB कहते हैं, और पहले आपका पोर्टल बनेगा उसके बाद आपकी NIB निकलेगी। सो ये चार डॉक्यूमेंट्स आपने किसी भी एजेंट से आपने काम करवाया, चार डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक आपने कंप्लीट करने हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये जो लाइसेंस है, जो बिजनेस आपने उनको बताए हैं एग्रीमेंट के अंदर, उनके बिहाफ पे ये आपको लाइसेंस इशू होगा। जो हाई रिस्क बिजनेसेस हैं उसका लाइसेंस आपको डिफरेंट, यानी कि बाद में अप्लाई करना पड़ता है। जो लो रिस्क है वो एक ही लाइसेंस के अंदर फॉल कर जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे वाइन शॉप बनानी है, यानी कि बार का बिजनेस करना है, सो उसके लिए आपको अलहदा जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, और
जो OSS है, जो मुतलका डिपार्टमेंट है, वो आपको देखेगा कि आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते भी है कि नहीं करते। जैसे कि चाइनीज़ कुछ बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि बार का बिजनेस है वो चाइनीज़ कर सकते हैं, क्रिश्चियन कर सकते हैं, मुस्लिम्स को वो अलो नहीं होता, उनको परमिट ये इशू नहीं किया जाता। अब फार्मेसी है, फार्मेसी कोई बंदा जिसको पता ही नहीं है मेडिसिन का वो तो नहीं खोल सकता। सो फार्मेसी का लाइसेंस उसी बंदे को इशू होगा जिस बंदे ने इसमें प्रोफेशनल हो, जो बंदा इसके अंदर जिसके पास कोई डिग्री हो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये चीज़ आपने माइंड रखनी है कि आपका एजेंट अगर आपको कह रहा है कि वो आपको सारे लाइसेंस दे देगा और एक लाइसेंस के अंदर आप सारे बिजनेस कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आपने रेस्टोरेंट का काम भी करना है तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए भी डिफरेंट लाइसेंस लेने पड़ते हैं। वो कंपनी फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। कंपनी के अंदर सिर्फ लो रिस्क वाले जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ एक लाइसेंस होता है जो आप इसको कहीं भी ई-कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉस्टल का बिजनेस है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बाइक रेंटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपने कोई ग्रोसर शॉप बनानी है उसके लिए कर सकते हैं, अगर आपने कोई लॉन्ड्री का बिजनेस करना है उसके लिए यूज़ कर, यानी कि लो रिस्क जितने भी बिजनेसेस है उसके लिए आप ये जो एक कॉमन जिसको NIP कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यहाँ तक आपकी कंपनी की फॉर्मेशन सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अभी तक बाकी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एडिशनल है। अब बात करते हैं कंपनी की फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होगी, इसके बाद जब आप कंपनी बना लेते हैं, जब आप कहीं भी बिजनेस ओपन कर लेते हैं, तो जो सबसे पहला छापा आपको पड़ता है ना वो पड़ता है टैक्स वालों की तरफ से, ठीक है। फर्ज करिए आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो भैया आपने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको ढूंढेगी, वो आपको जो है ना वो आपको टैक्स लगाएगी, ठीक है, और आपसे अपना हिस्सा भी वसूल करेगी। सो इस टैक्स सेशन के लिए आपको फिर NTN बनवाना पड़ता है। पाकिस्तान में NTN इसको कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं NP वे पे। कंपनी आपकी बन गई, वहाँ 4 डॉक्यूमेंट्स तक वो कंप्लीट हो गई। अब ये जो टैक्स का अदारा है ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, जो अब आपने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को पेनल्टियों से, फाइन से बचाने के लिए, लीगल करने के लिए आपने फिर मुतलका डिपार्टमेंट से NP वे पे बनाना होता है। यानी कि जो पैजे का इनका डिपार्टमेंट है, जो टैक्स का इनका डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपने NP वे पे बनाना होता है, जो कि जो आपको कंपनी बनाकर दे रहा है वही आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है उसी प्राइसेस के अंदर। अगर आप मुझसे बनवाते हैं तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स फ्री में साथ कंपनी के साथ आपको दूंगा, जो आपकी कंपनी की टैक्सेशन है, ठीक है। अब ये खाली एक NP वे पे या खाली एक NTN नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान में आपको IRIS का पोर्टल इशू होता है, अगर आप पाकिस्तान में आपने बिजनेस किया हुआ है तो आपको NTN के साथ एक पोर्टल इशू किया जाता है जिसे हम कहते हैं IRIS, ठीक है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, ये पोर्टल इशू होता है। इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर भी जैसे जैसे आपका NTN यानी आपका NP वे पे, NTN सेम चीज़ है, यहाँ पे इसको सिर्फ NP वे पे कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका NP वे पे यहाँ का इशू होगा तो साथ ही आपको एक पोर्टल भी इशू होगा जिसके अंदर आपने आफ्टर 1 ईयर अपनी टैक्स फाइलिंग करनी होती है। अगर आपका एजेंट आपको ये पोर्टल नहीं दे रहा तो वो आपको बाउंड कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर आप उनसे टैक्स रिटर्न अपनी खुद सबमिट करवाएं। यानी कि वो आपको यही नहीं देगा, जब आपने टैक्स रिटर्न जमा करवानी होगी तो वो आपको कहेगा जी आप सिर्फ मुझे पैसे दे दें, मुझे सर्विसेज फीस दे दें, मैं आपका ये काम करवा दूंगा। अब वो उसकी मर्जी है, वो आपको कितने में करके देगा। लेकिन जब आपके पास आपका पोर्टल और उसका लॉगिन पासवर्ड वगैरह होगा तो आप इसे किसी से भी करवा सकेंगे जहाँ से आपको चीप लगेगा। सो यहाँ तक आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, आपकी टैक्स के मामला भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस कंपनी को आपने चलाना है। अब ऑब्वियसली कंपनियां बनती हैं, ब्लैकलिस्ट भी तो हो जाती है ना। सो इस कंपनी के अंदर आपका यानी कि कंपनी बनने के बाद अब आपका कितना खर्चा है, पहले तो बात करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर आपका कितना खर्चा आया, ठीक है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की फीस है और जो आपका बंदा काम कर रहा है उसकी सर्विसेज इंक्लूड होंगी, वो मैं वीडियो के ऊपर आपको नहीं बता सकता। अगर वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आपको सारा गाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी के साथ किसी कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहता। सो सारी की सारी बातें जो इस तरह की हैं, जो कॉन्फिडेंशियल है, जो किसी के साथ कंपटीटर मुझे एज अ कंपटीटर बनाती है, वो मैं आपको आपके इनबॉक्स में बता सकता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आपकी कंपनी बन गई, अब कंपनी के बनने के बाद ये नहीं है कि कंपनी बन गई लाइसेंस ले गया तो भूल जाए, नहीं। कंपनी बनने के बाद अब अगली गेम शुरू हो जाती है इंडोनेशिया के अंदर कि आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, हर 3 मंथ के बाद आपने इनको रिपोर्ट एक सबमिट करवानी होती है जिसको कहते हैं LKPM रिपोर्ट्स। ये क्वार्टरली सबमिट होती है, ठीक है। और अगर फर्ज करें आपने दिसंबर में बनाई, ठीक है, तो दिसंबर की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कंपनी को 3 मंथ हुए नहीं है तो मैं कैसे क्वार्टरली सबमिट करवा दूँ। आप उस क्वार्टर के अंदर फॉल कर गए हैं, इसलिए आपको दिसंबर वाली क्वार्टर की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। वो जो आई थिंक जून में जो है वो आती हैं, ठीक है। इसी तरह हर क्वार्टर में जो है ना आपको LKPM रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी। अब आपकी जो LKPM रिपोर्ट है ये कौन सबमिट करवाएगा? अगर आप मुझसे काम करवाते हैं तो ये सारे का सारा काम मैं खुद हैंडल करता हूँ, ठीक है। आपको बताऊँगा आपकी रिपोर्ट्स आ गई है, आप मुझे परमिशन देंगे, आपसे लॉगिन पासवर्ड लूँगा और आपका ये काम प्रोफेशनल बंदे से करवा के दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। जो हमारी टीम है, जिनके साथ हम मिलकर बिजनेस कोलैबोरेशन यानी कि जिनके साथ हम मिलकर काम करवा रहे हैं, उनके थ्रू आपका ये काम प्रोसीड करवाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये रिपोर्ट्स कभी आपने नील नहीं सबमिट करवानी। ये रिपोर्ट्स अगर कुछ एजेंट होते हैं वो आपको फ्री में कर देते हैं, बिल्कुल थोड़े से पैसे लेकर सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 3 रिपोर्ट्स नील सबमिट हो गई तो चौथी रिपोर्ट आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका लाइसेंस पहले ही कैंसिल हो जाएगा। पहली नील सबमिट होगी, दूसरे में आपको
वार्निंग आएगी, तीसरे में आपको पेनल्टी आएगी, पेनल्टी पे नहीं करेंगे, चौथे में आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जब आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई तो जो आगे का प्रोसेस है पासपोर्ट और वीज़ा और फलां फलां वो तो पहले ही जो कह लेंगे खूह में चला गया, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। कंपनी के अंदर जो है कंपनी बनने के बाद 4 LKPM रिपोर्ट्स आपने सबमिट करवानी होती है। एक रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं अभी नाम मुझे उसका भूल गया, लेकिन वो RUPS के नाम से है, ठीक है। वो 1 साल के बाद एक रिपोर्ट आती है जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को जमा करवानी होती है। टैक्स रिटर्न की बात नहीं कर रहा भाई, टैक्स रिटर्न की एक डिफरेंट है, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी 1 साल के बाद आती है, लेकिन ये एक मजमूई रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी होती है आफ्टर 1 ईयर, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को आपने सबमिट करवानी होती है। जो टैक्स रिटर्न है वो भी आपने साल के बाद सबमिट करवानी होती है, लेकिन वो आपने पैजेक यानी टैक्स के डिपार्टमेंट, जिस तरह पाकिस्तान में FBI डिपार्टमेंट है, यहाँ पे वो डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं, नाम भूल गया, पैजेक का डिपार्टमेंट है, ठीक है। आपने उसको जमा करवानी होती है। यूँ कह लें कि 1 साल के अंदर आपको 4 क्वार्टरली आपकी रिपोर्ट्स जमा होंगी, और उसके बाद एक आपकी 1 साल की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसको रिपोर्ट ताहुनन कहते हैं, लापरोन ताहुनन कहते हैं। वो आपकी साल की रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को सबमिट होगी, और साथ साथ एक रिपोर्ट जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न वालों को जमा होगी। होपफुली अभी तक आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी पेंडिंग है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपने मजीद मुझसे पूछना है तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मैं 24 और आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। ये है कि मैं सोया हूँ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं जाग रहा हूँ, अगर मैंने शिफ्ट लगाई हुई है कि मैंने 24 और ही जागना है, तो मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। सो आपका यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।